प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हिंदी एकांकी पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हिंदी एकांकी के इतिहास पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज हमारे व्याख्यान का मुख्य विषय है हिंदी एकांकी के तत्व और उसके प्रकार। हम सब जानते हैं कि एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि और सृष्टि की जाती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। एकांकी के तत्व और एकांकी के प्रकारों के बारे में आज हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहते हैं, आकार में छोटा होने के कारण, जिसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत होता है। नाटक के समान एकांकी में भी 6 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। आज मनुष्य के पास पहले की तरह अधिक अवकाश नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। अपनी व्यस्तता के कारण महाकाव्यों तथा मोटे मोटे उपन्यासों को पढ़ने और बड़े बड़े लंबे नाटकों को देखने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए थोड़े समय में पढ़ी जाने वाली कहानियों और खेले जाने वाली एकांकियों के प्रति आज के पाठक का और लोगों का विशेष झुकाव स्वाभाविक हमें दिखाई देता है। एकांकी के तत्वों पर जब हम विचार करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 इसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। जिस तरह से नाटक में 6 तत्व हैं, उसी तरह से एकांकी के भी 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। सर्वप्रथम उसमें कथा वस्तु आता है। कथा वस्तु के माध्यम से एकांकीकार अपना उद्देश्य व्यक्त करता है। वह अपने इस उद्देश्य को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है। अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे कथा के क्रम में इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से गूंथता है कि दर्शक का मन उसमें रम जाए, कहीं भी उचटने नहीं पाए। कहने का अभिप्राय यही कि एकांकी की जो कथा है, कथा जो क्रम है, वो बहुत ही रोचकतापूर्ण होना चाहिए कि एकांकी देखते देखते जो पाठक है या जो दर्शक है वो उचटने न पाए या उबे नहीं। उसका मन निरंतर आगे का घटनाक्रम या दृश्य जानने के लिए उत्सुक बना रहे। सरल शब्दावली में यदि हम यहाँ कहें तो उसका कौतूहल बना रहना चाहिए। कथानक या कथा वस्तु को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कथा का प्रारंभ होता है, फिर उसका विकास और चरमोत्कर्ष, यानी 3 चरण हैं जिसमें कथा एकांकी के अंतर्गत अपने विकास को या चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। दूसरे तत्व के रूप में हम देखते हैं कि एकांकी में पात्र चरित्र चित्रण। देखिए, पात्र का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकांकी एक अभिनय की कला है। एकांकी का जो दूसरा ये तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। जैसे नाटकों में नायक तथा उसके सहायकों का चरित्र चित्रण मूलतः घटनाओं के माध्यम से किया जाता है, किंतु एकांकी के पात्रों के चित्रण नाटकीय परिस्थितियों के भीतर बाहर के संघर्षों के सहारे सांकेतिक रहते हैं। अर्थात पात्र का जो चरित्र चित्रण है वो अंतर्द्वंद्वों के संघर्षों से उभर कर सामने आता है, एक सांकेतिक रूप में सामने आता है। एकांकी के चरित्र चित्रण में जो विशेष जरूरी चीज़ें हैं वो है उसकी स्वाभाविकता, यथार्थता और मनोवैज्ञानिकता। इनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पात्र के क्रियाकलाप में कार्य कारण भाव अवश्य सांकेतिक होना चाहिए। कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि एकांकी का जो पात्र है वो स्वाभाविकता या यथार्थ के निकट होना चाहिए।
और साथ ही उसका जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है वो स्पष्ट रूप से लक्षित होना चाहिए। तो अपने क्रियाकलाप के माध्यम से यानी अपने अभिनय के माध्यम से वह अपने चरित्र का उद्घाटन करता है। एकांकी का जो अगला तत्व है यानी तीसरा, वो है भाषा शैली। देखिए कि भाषा के बिना तो कोई रचना होती ही नहीं है, भाषा तो अत्यंत आवश्यक है। एकांकी का ये भाषा शैली का जो तीसरा तत्व है, साहित्य की विभिन्न विधाओं की भाषा शैली अलग अलग हो सकती है या अलग अलग होती भी है। एक सी विषय वस्तु के आधार पर कहानी भी लिखी जा सकती है और एकांकी भी, काव्य भी लिखा जा सकता है और नाटक भी, किंतु उसी विषय वस्तु को कवि अपने ढंग से ग्रहण करता है और नाटककार अपने ढंग से। विषय वस्तु के प्रति लेखक का जैसा दृष्टिकोण होगा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह वैसा ही माध्यम चुनेगा। माध्यम के भिन्न हो जाने से भाषा शैली भी आवश्यक रूप से भिन्न हो जाती है। कहानी की भाषा शैली वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। केवल संवाद में लिखी गई कहानी की भाषा शैली एकांकी की भाषा शैली नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नाटकीय तत्व नहीं रहता। यानी कहानी में यदि संवाद में लिखा जाएगा तो भी उसमें नाटकीयता नहीं रहती, लेकिन एकांकी में नाटकीयता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उसकी भाषा शैली होगी तो नाटकीय भाषा शैली विशेष रूप से होनी चाहिए। एकांकी की भाषा शैली के संबंध में एक बात और ध्यान देने के योग्य है, भाषा का प्रयोग पात्र की शिक्षा, संस्कृति, वातावरण, परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि जो पात्र एकांकी में अभिनय कर रहा है उसकी स्थिति क्या है, वो कितना शिक्षित है, कौन सी कैसी संस्कृति में पला बढ़ा है, किन परिस्थितियों में उसका लालन पालन हुआ, ये सारी चीजें देखने के बाद ही भाषा शैली उसके ऊपर तय होती है या उसका जो संवाद है वो अनुरूपता ग्रहण करता है। कहने का अभिप्राय यही है कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति जब संवाद बोलता है तो वो परिष्कृत भाषा में नहीं कह सकता है, तो उसके लिए उसी तरह की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा शैली में सरलता, स्वाभाविकता, नाटकीयता ये बहुत ही नितांत आवश्यक तत्व होते हैं जो एकांकी को एक अच्छे एकांकी में परिवर्तित कर देते हैं, एक अच्छी एकांकी के गुणों में बदलते हैं। चौथा जो तत्व है वो है देश, काल और वातावरण का। एकांकी के नाट्य शिल्प को सफल बनाने के लिए संकलन त्रय का प्राय आधार लिया जाता है। ये पहले भी नाटकों के संबंध में भी हमने आपको कहा जाता था कि संकलन त्रय अत्यधिक आवश्यक है, कि कहा जाता है कि एकांकी में देश, काल और कार्य व्यापार, ये जो तीनों चीजें हैं, देश, काल और कार्य व्यापार की अवनीति का अर्थ है कि संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो और उसमें दृश्य परिवर्तन कम से कम। ये नाटकों के संदर्भ में भी संकलन त्रय की बात की जाती है, तो ये संकलन त्रय एकांकी के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः काल की अवनीति से अभिप्राय है कि एकांकी की घटना वास्तविक जीवन में जितनी देर में घटित हुई उतनी देर में उसका अभिनय भी हो सके, यानी घटनाक्रम में स्वाभाविकता होनी चाहिए। यदि दो घटनाओं में वर्षों का अंतर हो तो उन्हें एकांकी का विषय नहीं बनाया जा सकता। जैसे दो घटनाएं अगर प्रस्तुत की जा रही है और वर्षों का अंतर हो तो वो एकांकी के अंतर्गत नहीं आ सकता है। कार्य की अवनीति का अर्थ है प्रासंगिक कथाओं को उसमें स्थान न दिया जाए और कार्य व्यापार में कर्मिकता बनी रहे। यानी किस तरह से ये जो संकलन त्रय है, देश, काल और कार्य व्यापार, इनमें सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और इनमें जितना अधिक समन्वय होगा उतना ही एकांकी का ये तत्व बहुत ही सुदृढ़ बनेगा। देश, काल, वातावरण का जो तत्व है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। पांचवा जो तत्व है रंगमंचीयता। एकांकी के सफल अभिनय के लिए ये जो उपयुक्त जो रंगमंच है, सज्जा के साथ कुशल अभिनेताओं का होना अनिवार्य है। अब देखिए कि कोई भी एकांकी तब तक सफल नहीं मानी जा सकती जब तक उसको किसी रंगमंच पर
उसका मंचन ना किया जा सके, अभिनय ना किया जा सके, तो इसके लिए उपयुक्त रंगमंच और उपयुक्त साज सज्जा और उसके साथ ही कुशल अभिनेताओं का होना भी अनिवार्य है। अब देखिए, क्योंकि एकांकी के मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति का मुख्य दायित्व तो उन्हीं पर होता है। जो एकांकीकार अपना उद्देश्य अभिव्यक्त करना चाहता है वो इन सब के ऊपर ही आधारित होता है। उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए और प्रकाश का भी यथा अवसर उपयोग किया जाता है। जैसे रंगमंच पर सारी जो दृश्यांकन किया जाता है उनमें साज सज्जा रंगमंच की और साथ ही जो प्रकाश की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वो भी रंगमंचीयता को उत्कृष्ट बनाता है। तो एक अच्छा रंगमंच किसी भी एकांकी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि वही एकांकी श्रेष्ठ एकांकी या सर्वश्रेष्ठ एकांकी होगी जो रंगमंच के ऊपर सफलतापूर्वक खेली जा सके या उसका मंचन किया जा सके। अगला जो तत्व है, छठवां जो तत्व है, वो है उद्देश्य। देखिए कि किसी भी रचना का, पूर्व में जैसे मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, कवि है, कथाकार, जो भी, वो अपनी रचना के माध्यम से कोई न कोई समाज को, देश को, दुनिया को कोई न कोई उद्देश्य देना चाहता है। कोई न कोई उसकी एक रचना के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य जुड़ा होता है। तो यहाँ हम इसमें भी हम कहेंगे कि बिना किसी उद्देश्य के कोई एकांकी नहीं लिखी जा सकती है। किसी भी एकांकी में उसका अपना एक मूलभूत उद्देश्य निहित होता है, तो उद्देश्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एकांकी का ये तत्व भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 6 तत्वों के अलावा भी हम ये कहें कि अभिनयशीलता का जो सातवां तत्व है उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी एकांकी में या नाटक में, क्योंकि ये दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य का मंचन किया जाता है, किसी स्टेज के ऊपर मंचन किया जाता है, रंगमंच के ऊपर उसकी प्रस्तुति दी जाती है, इसलिए अभिनय कौशलता का जो गुण है वो भी एकांकी का एक महत्वपूर्ण गुण माना जा सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि एकांकियाँ, कितने प्रकार की एकांकियाँ अभी तक लिखी जा चुकी हैं या उनके प्रकार जो है वो किस तरह के हैं। तो मुख्य रूप से एकांकी 6 तरह की एकांकी, 6 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें सामाजिक एकांकी आती है, पौराणिक एकांकी, यानी सामाजिक में तो जैसे समाज के किसी भी उसको समस्या को लेकर के या पारिवारिक समस्या को लेकर के लिखी जा सकती है या सामाजिक बुराई को लेकर के लिखी जा सकती है, जिसमें समाज की झांकी प्रस्तुत की गई हो, सामाजिक एकांकी के अंतर्गत आती है। पौराणिक एकांकी आती है जिसमें जैसे एकांकी का कथानक, पौराणिक कथानक हो, यानी मिथक के कथानक हो, पुराण कथाओं से लिया गया हो, ऐसी कहानी को प्रस्तुत करने वाली एकांकी को पौराणिक कहानी कहते हैं। ऐतिहासिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी का अभिप्राय स्पष्ट रूप से है कि ऐसी एकांकी जिसमें इतिहास की घटनाओं का चित्रण हो, ऐतिहासिक पात्र हों या ऐतिहासिक या पूर्व में जो इतिहास से संबंधित किसी घटना का चित्रण हो। और इसमें रामकुमार वर्मा काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकीकार के रूप में हुए हैं। चौथी है राजनीति से संबंधित या राजनीतिक एकांकी, राजनीति से की घटना का या राजनीतिक स्थितियों का चित्रण जिस एकांकी में हो, राजनीति से संबंधित एकांकी मानी जा सकती है। चरित्र प्रधान एकांकी, ये एक विशेष प्रकार की एकांकी होती है कि जिसमें किसी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र, महत्वपूर्ण जो करैक्टर होता है, कोई भी करैक्टर जो इतिहास का भी हो सकता है, पौराणिक चरित्र भी हो सकता है, जिसमें हम राम, कृष्ण या अशोक या जो भी एक बार ऐतिहासिक जो पात्र होते हैं उनका चित्रण होता है, विशेष रूप से जिसके अंदर पात्र का चरित्र चित्रण करना ही जिसमें उद्देश्य होता है, प्रमुखता होती है, वो चरित्र प्रधान एकांकी कही जाती है। और छठे रूप में अर्थपूर्ण एकांकी, इसमें बहुत सी एकांकियों का जिसमें कहीं न कहीं किसी विशिष्ट अर्थ को, जैसे इसमें मनोवैज्ञानिक एकांकी भी आ सकती है
अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करने वाली, मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाली, यानी जो बहुत ही गहन अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली एकांकियाँ आती हैं, अर्थपूर्ण एकांकी के अंतर्गत आ सकती है। इस प्रकार से आज हमने एकांकी के विशिष्ट तत्वों या प्रमुख तत्वों के ऊपर विस्तार से चर्चा की और उसके जो प्रकार हैं, आधुनिक संदर्भ में अनेक तरह से लिखी जाने वाली विभिन्न प्रकार के एकांकियों का जिक्र हमने इस व्याख्यान में किया। आज इतना ही। आगे फिर हम किसी अन्य विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।